करो भाई शुरू। अच्छा, टेस्ट वन में जो क्वेश्चन नंबर वन था इसमें तो कोई इशू नहीं था ना, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का था। क्वेश्चन टू हो गया था थ्री, अच्छा फोर। मिस्टर स्पाइडरमैन हैज रेंटेड आउट हिज हाउस टू बेंटन ऑन यकम सितंबर 2009। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कितने महीने बने? किस किस रो में आ जाए, इस जगह बना दें। चलें ठीक है, बन गई है। बैठे हैं, टाइम पे आया करें, तो रोजाना ही है। तो अच्छा, 9 महीने कहाँ से बने भाईजान? 10 महीने बने हैं, 10 महीने। तो 10 महीने की आप इनकम कैलकुलेट करेंगे 30 जून 2010 के साल में। पहला साल था 30 जून 2010। तो 10 के साल में आप 10 महीने की इनकम कैलकुलेट करेंगे। और किराया था 55, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है वो 70,000 है, तो आप हायर को लेंगे। तो नेक्स्ट इज 3 लाख को आप डिवाइड कर देंगे 10 से। फर्दर हाउस वाज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर एक्समैन ऑन यकम जून को नया किराएदार आ गया। इसका मतलब है नए किराएदार से सिर्फ 1 महीने किराया आएगा 2012 में। तो 2012 के साल में जो है वो किराया आएगा 11 महीने पुराने किराएदार से और 1 महीना नए किराएदार से। और नया किराएदार दे रहा है 5 लाख, तो 3 लाख का 30,000 इस साल इनकम में गया होगा और 3 लाख का 30,000 इस साल इनकम में गया होगा। तो 30,000 यानी 5 लाख में से आप 60,000 माइनस कर देंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। बाकी ये जो प्लांट एंड मशीनरी का किराया है ये अदर सोर्स में चला जाएगा। और स्पाइडरमैन को बाय डिफॉल्ट एज्यूम करेंगे हम रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होने की वजह से फॉरेन इनकम भी इसकी टैक्सेबल होगी। तो हमने पढ़ा था जो रेजिडेंट होता है उसकी फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है और पाकिस्तान भी, और जो नॉन रेजिडेंट होता है उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है। तीनों साल में आएगी फ्रॉम 2010 एंड ऑनवर्ड्स। तो इसका मतलब है 10 में भी। सोल्यूशन कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया है? सोल्यूशन देखा तक नहीं, हाथ खड़ा करें। बहुत रात हाथ खड़ा करें, क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा अभी तक। माशाल्लाह, अब एक आवा ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा जी, सेक्शन 61 की तरफ आ जाएं। कस्में तोड़ दें किताबें लेने की। उस बंदे का हाथ खड़ा करें जिसके पास किताब नहीं है। आप उसका हाथ पकड़ें और पकड़ के उसका हाथ खड़ा करें और खड़ा रखें टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो शर्म याद दिलाएं। अच्छा जी, और आज आपने उसको बुक नहीं दिखानी, बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 61 टैक्स क्रेडिट्स। तो हमने पढ़ा था आप किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, या फिर 100C वालों को या 13 शेड्यूल वालों को अगर आप डोनेशन दे दें तो इस डोनेशन पे आपको क्या माफ होगा? टैक्स माफ होगा। अच्छा जी, अब जरा तसल्ली से आपने एक चीज को समझना है। हमारे जो है ना, अच्छा ठीक है, चुनमन चुनमन बंद। हमारे जो सेक्शंस है ना, इसमें पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 61 और इसका नाम है चैरिटेबल डोनेशन। और इस सेक्शन में हमें टैक्स माफ होगा। चैरिटी करने पे क्या माफ होगा? और जो टैक्स माफ होगा ये होगा, फॉर्मूला भी हम लगाएंगे, A ओवर B इंटू C, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया सेक्शन 61, इसका नाम हो गया चैरिटी पे टैक्स माफ होगा। इसके बाद हम जो है वो सेक्शन पढ़ेंगे 62, 63, अगले सफे पे 63। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 63। इसका नाम होगा, सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं, तसल्ली से समझ लें। 61 का नाम चैरिटेबल डोनेशन, 63 का नाम कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन। आपने पेंशन अपनी खुद उसकी फिक्र शुरू कर दी। तो असल में कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, पेप्सी में नौकरी कर रहे हैं, अब उसको पता है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, मुझे पेंशन नहीं मिलेगी, तो ये अपनी पेंशन के लिए किधर अटेंटिव है? मैं, ये पुरानी बुक है, तो क्या फायदा इसका? तो भाई प्लीज पुरानी बुक्स को फाड़ के फेंक दें, ये पुराना लॉ है और इसे पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, चीजें बिल्कुल उलट होगी हैं सारी। तो अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। अप्रूव्ड पेंशन फंड में जो आपकी कंट्रीब्यूशन है ये इस तरह है कि जिन लोगों को पता होता है कि हमने रिटायर हो जाना है और हमें पेंशन नहीं मिलनी, तो ये खुद ही पेंशन कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। पेंशन कैसे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं? अपने घर में से जो सेविंग्स हैं उनको कहीं जाके जमा कराना शुरू कर देते हैं। एंड पे हुकूमत आपको फिर कुछ ना कुछ पेंशन उसमें से दे देती है। बहरहाल इसको भी मैं तफसील से देखूंगा। सेक्शन का नंबर हो गया 63, सेक्शन का नाम हो गया कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड और फॉर्मूला हो गया A ओवर B इंटू C। ये दूसरा सेक्शन हो गया। और आखिरी सेक्शन जो आज हमने पढ़ना है वो है सेक्शन 60D। ये है डिडक्टेबल अलाउंस, ये टैक्स क्रेडिट नहीं है। पिछला आप देखें, पिछला टैक्स क्रेडिट था। सेक्शन 61 भी टैक्स क्रेडिट है,
सेक्शन 63 भी, अगला सफा करो, सेक्शन 63 भी क्या है? टैक्स क्रेडिट है। इसका फॉर्मूला भी क्या है? ए ओवर बी इंटू, और सेक्शन 60D डिडक्टेबल अलाउंस है फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। बच्चों को अगर वालिदैन तालीम दिलाएं तो ज़कात जैसे माइनस होती थी एक चीज, उसको बच्चों की तालीम से तो कोई ताल्लुक नहीं था, ज़कात जैसे माइनस होती थी, इसी तरह आज हम अपने सिलेबस के अंदर एक और, बल्कि आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस सिलेबस में हम ऐड करने लगे हैं, दैट इज डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस। अगर आप बच्चों को तालीम दिलाएं तो आपको ज़कात की तरह बच्चों की तालीम का खर्चा भी माइनस करने की इजाजत है, दैट इज कॉल्ड एज डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। इसमें ए ओवर बी इंटू सी नहीं है, इसमें एक ये वाली लाइन है जो अभी मैं थोड़ी देर के अंदर आपको जो है वो पढ़ाता हूं, वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। इसमें अलाउंस ज़कात की तरह पूरा नहीं माइनस हो सकता, इसमें जो अलाउंस माइनस होगा वो लोअर ऑफ करके माइनस होगा। तो तीन सेक्शन हो गए, 61, 63 और 60D। ठीक है, इन तीनों को अब हम एक न्यूमेरिकल में डालने लगे हैं और न्यूमेरिकल में डाल के जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सेक्शन 61 और 63 पे क्या माफ होगा? टैक्स माफ होगा। और सेक्शन 60D पर टैक्स माफ नहीं होगा, ज़कात की तरह ये क्या माइनस करने की इजाजत है? डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 74। मिस्टर यासिर हैज डिस्क्लोज्ड इनकम। मिस्टर यासिर ने आपको ये डेटा दिया है। उसकी टोटल इनकम कितनी है जी? 14 लाख रुपया फॉर टैक्स ईयर 2013 एंड पेड ज़कात ऑफ रुपीज 2 लाख, और इसने ज़कात पे किया 2 लाख की। चलें जी, अभी रुक जाएं एंड लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल 4 किस पेज पे है? 74। पुरानी किताबों वाले जबरदस्ती एग्जांपल में ढूंढने की कोशिश करें, ऑल टुगेदर डेटा बदल चुका है। टैक्स ईयर 2013, बताएं जी टोटल इनकम 1,400,000 जी। ज़कात माइनस करें, जवाब 12 लाख। नोट करें, मेहरबानी फरमाकर नोट कर लें अपने रजिस्टर पर। ओके, नेक्स्ट। जी भाई, हाइब्रिड दूसरे रूम से मुझे कुछ लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, ये लोग बोल रहे हैं। अब आप पॉज कर दो वीडियो में जरा। ओके, ही हैज फर्दर डिस्क्लोज द फॉलोइंग, उसने फर्दर डेटा आपको दिया है। चलें चलें चलें, अटेंटिव हो जाएं। ही पेड 70,000 फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। भाईजान यासिर की शादी भी होगी भी है और अल्लाह ने उसको 2 बच्चे दिए हैं और 2 बच्चे इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब वो उनको तालीम दिला रहे हैं आला। ही पेड 70,000 फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा था 60D एजुकेशन एक्सपेंसेस वाला, ये डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस होगा, यानी जिस तरह ज़कात माइनस करते हैं, लेकिन ज़कात पूरी माइनस करते हैं, ये लोअर ऑफ करके माइनस होगा। अच्छा, ही हैज मेड डोनेशन ऑफ 50,000 टू नॉन प्रॉफिट इदारा थ्रू क्रॉस चेक, ये सेक्शन 61। इस पे क्या माफ होगा? T.C टैक्स क्रेडिट, इसमें माफ होगा टैक्स क्रेडिट। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 70,000 इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये कौन सा सेक्शन है? 63। इस पे क्या माफ होगा? टैक्स क्रेडिट माफ होगा। अच्छा, ये जो है ना डोनेशन और कंट्रीब्यूशन जो पेंशन फंड में है, और ये जो ज़कात है और एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, तो ये जो येलो वाली चीजें हैं ना, इनको हम टोटल इनकम में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों हैं डिडक्टेबल अलाउंस। ज़कात भी डिडक्टेबल अलाउंस है, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन भी डिडक्टेबल अलाउंस है। इनको हम माइनस करेंगे टोटल इनकम में से, फिर हमारी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, फिर उस पर टैक्स निकालेंगे चैप्टर 4 में जाके। जब चैप्टर 4 की सैर करके वापस आएंगे ना, तो ये दोनों टैक्स क्रेडिट देंगे। तो चैप्टर 4 में जाने से पहले आपने इन दोनों एडजस्टमेंट्स को लिफ्ट नहीं करानी, जब तक हम चैप्टर 4 में जाके टैक्स कैलकुलेट ना कर लें। चलें जी, यासिर हैज डिस्क्लोज्ड टोटल इनकम ऑफ 14 लाख। 14 लाख में से हमने कितनी ज़कात माइनस कर दी? ही हैज फर्दर डिस्क्लोज्ड द फॉलोइंग, ही पेड 70,000 फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब दिखने में पर चिल्ड्रन नहीं, फॉर 2 चिल्ड्रन, 70,000 दोनों का है, बच्चों का। अब क्या मैं इधर 70,000 माइनस कर दूं? नो नो, यहां 70,000 माइनस नहीं करना, यहां क्या माइनस करना है? अब आपने जरा तसल्ली से चेहरा शरीफ ऊपर रखना है।
ये तीनों फिगर्स देखें, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर में। इजी है फिगर्स, डेटा अवेलेबल है, बस लॉ में क्या करना होता है, डेटा पे अप्लाई कर देंगे फिगर्स। लॉ मेकर कह रहे जी अगर आप बच्चों को तालीम देते हैं ना, एजुकेशन, इस 15 लाख की फिगर को इग्नोर करें भी, अगर आप बच्चों को तालीम देते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर हम आपको एक बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट देंगे? द अलाउंस अलाउड शेल बी 5% ऑफ ट्यूशन फीस पेड बाय द इंडिविजुअल। जरा मुझे ढूंढ के बताएं ट्यूशन फीस कितनी है? तो 70 माइनस करना है या 70 का 5000 5%? 70 का 5% भी माइनस नहीं करना, वो कैलकुलेट करके रख लेना है अभी। तो पहली फिगर क्या करनी है जी? 5% ऑफ, अब मैं क्या माइनस करने लगा हूं? डिडक्टेबल अलाउंस। किस नाम से? एजुकेशन एक्सपेंसेस, सेक्शन 60D, लोअर ऑफ करके जी बोले 5% ऑफ ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस कितनी है इसका? 5%, 35,000। सब। अगली फिगर 3500, 35 दफा 100, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द ईयर। नहीं 14 लाख तो टोटल इनकम है ना, 12 लाख का 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द ईयर 3 लाख, 3 लाख। या एन अमाउंट, कोई एक अमाउंट निकालें कंप्यूटेड, जिसको आप कैलकुलेट करें बाय मल्टीप्लाई करें। किसको किससे मल्टीप्लाई करें? बाय ₹60,000। 60,000 उसने कोई अमाउंट अब दे दिया लॉ में करने, ये आपको याद करनी पड़ेगी। 60,000 की अमाउंट को मल्टीप्लाई करें विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। रशीद जी, दोनों बच्चे आगे, 1 2, ठीक है, 2 है माशाल्लाह, अल्लाह और भाग लगाए, दो चिल्ड्रन आगे। तो अब ये जो 2 बच्चे आए हैं, इनको मल्टीप्लाई किससे कर दें? बच्चों को नहीं, सॉरी, बच्चों की क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दें? ₹60,000 से। ₹60,000 इंटू 2, 1,20,000। ठीक है जी। तो ये 3 फिगर्स है। नंबर 1 पहले कैसे निकालनी है? सता थी ट्यूशन फीस का, दूसरा 25% टैक्सेबल इनकम, और तीसरा तीनों में से लोअर। चले नोट कर लें। ये तो आपने ये सामने लगाया हुआ, ये निकल सकता है जेब से, ये परमानेंट फिक्स हुआ हुआ है, जबरदस्त है। कहां से मिलते हैं? अच्छा जी, चले जल्दी करें 3500 लोअर जल्दी बताएं। हाँ, इसमें से लोअर लेना है। कौन सा आ गया जी लोअर? 3500। तीनों में काफी डिफरेंस है, तो किसी अच्छे दायरे में दाखिल करा दो बच्चों को, ताकि ये फिगर बढ़ जाए। मैं तो ये जवाब दे सकता हूँ। मेरे को की जवाब है टैक्सेबल इनकम, बोले तो 111500। जी, लेता हूँ आपके सवाल। चलो जी, अलार्म बज गया, क्लास छोड़ के जानी है। संडे को जागते हो इस टाइम? कॉल आ रही है, उठाओ कॉल, उठाओ, जो मैं बोलूँ वो बोलना। किसकी है कॉल? दोस्त है, कॉल मिलाओ, कॉल। अस्सलाम वालेकुम बोलो, पूछो क्या काम है। अच्छा, उसे कहो कि देखो मैं सीए कर रहा हूँ, बोलो मैं सीए कर रहा हूँ। पश्तो में नहीं, उर्दू में। उसे कहो मैं सीए कर रहा हूँ। अच्छा जी, सिंपल आप कह दिए कि मैं सीए कर रहा हूँ, सीए के बाद मुझे कॉल करना। तो दोस्त आपको कहेंगे खाना खाने जाने, कुछ करने जाने, मैं बस सीए करके आया, इंशाल्लाह चलते हैं खाना खाएं। तो टोटल इनकम में से पहले क्या माइनस करनी है? ज़कात। पहले क्या माइनस करनी है? ज़कात। और ज़कात के बाद क्या माइनस करना है? एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। 5% ऑफ ट्यूशन फीस, या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या नंबर ऑफ। मुन्ने सारे घर से वाजे मारे, ओ बच्चों आ जाओ, गिने फिर, ये याद ही होती है वैसे वाले कितने, तो गिने फिर, गिन के उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? ₹60,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि एक सवाल है कि 25% आपने लेना टैक्सेबल इनकम का, तो टैक्सेबल इनकम तो सवाल में अभी निकली नहीं, क्योंकि शायद ये माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम निकलेगी। लेकिन अब टैक्सेबल इनकम अगर इस आने का वेट करेंगे, यानी इस इनकम के आने का वेट करेंगे और 25% इस पे लगाएंगे, तो फिर ये फिगर कैसे निकालेंगे? इसलिए बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में हम ज़कात के बाद वाली फिगर को ही यहाँ यूज कर लिया करेंगे। तो बस 25% आपने ज़कात के बाद वाली फिगर का लेना है। ये क्या निकला है जी? टैक्सेबल इनकम। आप चैप्टर 4 में चले जाएं। सैलरी कमा रहा है ये बंदा? नहीं कमा रहा होगा, फिर तो सैलरी कम, तो टेबल 1, सैलरी नहीं कमा रहा होगा। जाएं चैप्टर 4 में आज। हाँ, बुक में है चैप्टर 4।
जी टैक्स 10,000 प्लस 12.5% ऑफ जी जवाब दें जवाब सर को जवाब दे रहे हैं 59,563 का लेना बबलू ओके टेस्ट आपका कैपिटल गेन के चैप्टर का है और अदर सोर्स के चैप्टर का है अच्छा जी अब हमने माइनस क्या करने हैं टैक्स क्रेडिट दो दो चीजों पे टैक्स माफ होगा नंबर 1 आपने क्या की है चैरिटी और नंबर 2 पेंशन फंड में कोई पैसे जमा करवाए हैं इन दो पे आपको टैक्स माफ होना है लेस टैक्स क्रेडिट इसमें सबसे पहले टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी अंडर सेक्शन 61 ये हम निकालेंगे वर्किंग 1 में और सेक्शन का नंबर याद नहीं करना टैक्स क्रेडिट ऑन अप्रूव्ड पेंशन फंड ये भी मैं बताता हूं अप्रूव्ड पेंशन फंड क्या होता है टैक्स क्रेडिट ऑन अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर सेक्शन 63 वर्किंग नंबर 2 ये टैक्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आ जाएगा पेएबल टू शहबाज शरीफ पेएबल टू गवर्नमेंट टैक्स क्रेडिट ऑन अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर सेक्शन 63 वर्किंग 2 वर्किंग 2 वर्किंग 1 ओके अच्छा जी अब जो टैक्स क्रेडिट निकालना है उसका फॉर्मूला बड़ा आसान है ए ओवर बी इंटू सी वर्किंग 1 टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 इज इक्वल टू ए over b into c where a is the tax and b is the taxable income अब तो ये वाली अवेलेबल है b is the taxable income and c is lower of ये दो फिगर्स में से लोअर आया करेगा सी इज लोअर ऑफ वो भी हम सवाल में जाना पड़ेगा मुझे इसलिए मैं अभी सवाल में नहीं जा रहा तो भी सोल्यूशन के अंदर रहते हुए भी पहले फॉर्मेट बना लें वर्किंग नंबर 2 टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63 A over B into C where A is the tax what is the tax 59 and B is the taxable income 1196,500 and C is lower of जल्दी नोट करें आप किसका बस तरतीब है ज़कात पहले माइनस कर लो बाद में ये माइनस कर लो और 25% टैक्सेबल इनकम का लेना था ये वाली भी निकली नहीं थी ये ले लो बस ओके अब आपको सवाल की तरफ आना पड़ेगा और सवाल की तरफ आके देखना पड़ेगा चैरिटी कितनी है उसने डोनेट कितने पैसे किए हैं 50,000 टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्रॉस 50,000 उसने डोनेट किए हैं अब मुझे जाना पड़ेगा सेक्शन 61 में सेक्शन 61 फॉर्मूला क्या है ए ओवर बी इंटू वो हमने लगा दिया ए ओवर बी इंटू सी लिमिट इज इक्वल टू सी इज लोअर ऑफ द अमाउंट ऑफ सी इज लोअर ऑफ द अमाउंट ऑफ द डोनेशन इन द ईयर इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन क्या हमने प्रॉपर्टी इधर देखा करें ना क्या हमने प्रॉपर्टी डोनेट की है या हमने पैसे दिए हैं तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डोनेशन इन द ईयर सवाल से भी देखिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डोनेशन इन द ईयर कितने रुपए 50,000 तो सी के लिए आपने सवाल में जाया करना है डोनेशन बताएं कितनी है 50,000
या वेयर द पर्सन इज एन इंडिविजुअल, मिस्टर यासिर डोनी, सॉरी डोनर, डोनेशन देने वाला, तो ये क्या है, इंडिविजुअल है, और एओपी, और या अगर एओपी हो तो 30% ऑफ, और अगर कंपनी होती तो, लेकिन ये इंडिविजुअल है इसलिए कितने परसेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम। इधर आपने फील किया होगा डायरेक्ट लोअर ऑफ वाली फिगर माइनस हो रही है, इधर ए ओवर बी इंटू सी करने, और सी इज लोअर ऑफ, फिर वो वाली फिगर एंड पे जो है वो माइनस करेंगे जो ए ओवर बी इंटू सी का जवाब आएगा। सी इज लोअर ऑफ 50,000 और 30% ऑफ व्हाट इज टैक्सेबल इनकम 1196 3 50,000 और 358950 में से लोअर 50,000। ये क्या है सी, ये जो टैक्स माफ होने, ये सी आया है या जो टैक्स माफ होने, सी आया है। अभी जो टैक्स माफ होने वो हमने खुद करना है 2489, चलिए नोट। तो सी क्या लेने, डोनेशन या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। हाँ जी, हाँ जी, ओके। ये बहुत अच्छा किया आपने जो कल से ना शुरू से याद करना शुरू कर दिया चैप्टर, जो याद करके लिखा है, और ये सारा आई रियली अप्रिशिएट यू, यानी कि सेक्शन 61 आप सबको याद है, तो इस चैप्टर को जो आप साथ साथ याद करें ना, बहुत अच्छा किया आपने शुरू, काम बड़ा अच्छा है काम। अच्छा जी, अगला बता दें सवाल में आके, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड 70,000। अब सेक्शन 63 में आए, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, फॉर्मूला a over ba into sa, limit is equal to c is the premium paid by the person in the year, premium contribution जरा ढूंढ के बताएं 70,000 और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर, बस नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, इन दोनों में से लोअर। सवाल की फिगर बता दें कितनी है 70,000 या 20% ऑफ 239,300। चलें जी, लोअर को फेस पे डालें सी पे, और हाँ जी यस, और फिर पेबल टू गवर्नमेंट वगैरह निकालें, न्यूमेरिकल पॉइंट तक खत्म कर दें, पॉज कर दो जी। लोअर क्या आ गया, दोनों में से कोई भी फिगर पेपर में लोअर आ सकती है, इज इक्वल टू, तो सी माइनस क्या करना है, या ए ओवर बी इंटू सी का जवाब, और सी इज लोअर ऑफ पे होता है, ए ओवर बी इंटू सी का जवाब आ रहा है 3485 5358। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टेबल अलाउंस एंड टैक्स क्रेडिट, टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए जो माइनस हो डेट इज डिडक्टेबल अलाउंस, फिर चैप्टर 4 से होके आएंगे, जब चैप्टर 4 से होके फारग होके वापस आ जाएंगे तो फिर हम अप्लाई करेंगे टैक्स क्रेडिट। उधर ही रखो जी जी। ओके वापस आ जाए सवाल में, लॉ में, सॉरी सेक्शन 61, सी इज लोअर ऑफ अमाउंट ऑफ डोनेशन इन द ईयर और द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन। पहले सफे पे आ जाए चैप्टर के, हमने अमाउंट डोनेट किया या प्रॉपर्टी डोनेट किया, अमाउंट डोनेट किया, और अगर बंदा इंडिविजुअल है तो या एओपी है तो 30% ऑफ, और अगर कंपनी है तो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा जी,
क्या ऐसा हो सकता है कि डोनर और डोनी अनजान हो? अनजान हो यानी डोनर डोनेशन देने वाला और डोनी जिसको डोनेशन दी जा रही हो ये अनजान हो। सर आसिफ ईदी वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेशन दे दें तो ये डोनर और डोनी अनजान है, लेकिन जान भी तो हो सकते हैं, यानी जानने वाले भी तो हो सकते हैं। डोनर और डोनी जानने वाले भी तो हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ईदी वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेशन जो है वो ईदी साहब का जो है वो चचा दे रहा हो, ईदी साहब का भाई उनको डोनेशन दे रहा हो, तो ऐसी सूरत में डोनर और डोनी क्या होंगे? जानने वाले होंगे। अच्छा, अभी जो हमने लिमिट्स पढ़ी है ना सी की लिमिट्स, सी इज, वो जो सी की लिमिट्स पढ़ी है ना वो हमने पढ़ी हैं अनजान लोगों के लिए। 30% पढ़ी है एक लिमिट और एक पे क्या पढ़ी है? 20%। लेकिन अगर दोनों डोनी जानने वाले हों तो इन अमाउंट्स को आधा कर देना आपने। 30% को कितना और 20% को कितना? 10%। तो ये किस केस में है? अगर इंडिविजुअल और एओपी क्या हो? इंडिविजुअल एओपी हो। और ये किस केस में है? कंपनी के केस में। हमारे सवाल में मुझे बताएं कि इंडिविजुअल डोनेट करा था या कंपनी डोनेट करी थी? इंडिविजुअल डोनेट करा था, तो इसलिए हमने कौन सी वाली परसेंटेज यूज की? 30%। जरा तसल्ली से समझिएगा बात को। अगर इंडिविजुअल या एओपी डोनर हो तो ये वाली परसेंटेजेस लगेंगी डिपेंडिंग अपॉन के जानने वाले हैं या अनजान है। और अगर डोनेट करने वाली कंपनी हो तो कौन सी परसेंटेजेस लगेंगी? 20 और 10%। अब ये सारी बात मैं आपको तसल्ली से समझाता हूं, जरा आपने मुझे जवाब देना है। यासिर और नॉन प्रॉफिट इदारा जो हमारा सवाल अभी चल रहा है, क्या सवाल में कहीं ये लिखा हुआ है कि ये जानने वाले हैं? अगर नहीं लिखा हो तो हम इनको क्या एज्यूम करेंगे? अनजान। तो ये वाला सिनेरियो आ गया। अगला सवाल मेरा, क्या यासिर इंडिविजुअल है या यासिर एओपी है या यासिर कंपनी है? मिस्टर यासिर, इसलिए 30 या 20? अब जरा बात समझ आई। अगला सवाल, अगर सवाल में लिखा होता यासिर और नॉन प्रॉफिट इदारा आपस में जानने वाले हैं तो ये वाला सिनेरियो होता। यासिर इंडिविजुअल है या कंपनी है तो क्या परसेंटेज लगेगी? तो स्काई ब्लू वाली परसेंटेजेस कभी भी हमें न्यूमेरिकल में नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि कंपनीज के न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें पेपर में सिर्फ कौन सी परसेंटेजेस लगानी पड़ सकती हैं? येलो वाली परसेंटेज लगानी पड़ती हैं। जानने वाले को मुश्किल नाम है अंग्रेजी में एसोसिएट, जानने वाले को एसोसिएट कहते हैं। क्या इस सवाल में लिखा हुआ था यासिर और नॉन प्रॉफिट इदारा जानने वाले हैं या अनजान थे? क्या यासिर इंडिविजुअल है या कंपनी है? इसलिए 30%, 20% नहीं लगाया, 30%। एसोसिएट क्या होते हैं, जानने वाले क्या होते हैं, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 में एसोसिएट्स की डेफिनेशन दी हुई है। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इज डोनेटेड बाय जानने वाला, तो फिर सी क्या होगा? अगर इंडिविजुअल एओपी है तो 15% और अगर कंपनी है तो यानी परसेंटेज आधी रह जाएंगी। उधर 30 का 15 हो गया और 20 का 10 हो गया। तो ये वाला सिनेरियो कब लगेगा? वरना वैसे परसेंटेज 30 है। फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल कौन सी याद रखेंगे? सिर्फ थ्योरी के लिए तो सारी याद रखेंगे, न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ 30% और 15%। सवाल में बताया होगा जानने वाला, वरना बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करेंगे? अनजान है। अच्छा जी, ये तो बात होगी सी की। ए क्या होगा? ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड बी इज द पर्सन्स टैक्सेबल इनकम। ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड बी इज द पर्सन्स, ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड बी इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब ये आगे लाइन लिखी हुई है, लाइन तो आसान सी है, इसको हम और ज्यादा आसान कर लेते हैं।
पेपर में भी इसी तरह लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं, काट दें। अच्छा मुझे ये बताएं, ये क्या है? टैक्स क्रेडिट। ये क्या है? टैक्स का डिस्काउंट। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज टैक्स बिफोर अलाउइंग टैक्स क्रेडिट, एंड दिस इज टैक्स। अच्छा ये आपने कौन सा लिया है, 59 वाला या 53 वाला? 59 वाला लिया ना, ये 59 वाला लिया ना ये। तो मुझे बता दें ये जो मैंने लेना है वो कौन सा वाला टैक्स लेना है? ऑब्वियसली बिफोर वाला ही होगा, वो अवेलेबल ही वो है। तो इस टैक्स का मुश्किल सा नाम बताएं। इट इज अ टैक्स, ये वो है जो चैप्टर 4 से निकाला है, इसका नाम पूछ रहा हूं। इट इज अ टैक्स बिफोर अलाउइंग डिस्काउंट एंड इट इज अ टैक्स आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। हमने कौन सा ये लेना है? इट इज अ टैक्स बिफोर अलाउइंग एनी टैक्स क्रेडिट। अलाउ होने से पहले वाला टैक्स लेना या बाद वाला? पहले वाला। तो इट इज अ टैक्स पेएबल बिफोर अलाउइंग एनी टैक्स क्रेडिट। तो इसका नाम तो सॉल्यूशन में जाके लिख लेना, सॉल्यूशन में जाके इसका नाम लिख लें। सॉल्यूशन किस पेज पे है सवाल का? 74। जी कितने थे? दो थे ना टैक्स हमारे पास अभी, 59 था और 53 था। व्हाइट बोर्ड पे भी यही थे, 59 और 50, इन दोनों के दरमियान में सैंडविच हुए थे टैक्स क्रेडिट, 2489 और 3485। अच्छा इसका नाम क्या है? टैक्स बिफोर अलाउइंग, और इसका नाम क्या होगा? टैक्स आफ्टर अलाउइंग। हमने कौन से वाले को गले लगाना है? 59 वाले को, बिफोर वाले को। क्लियर? सो दैट इज द फार्मूला ऑफ आई ओवर बी इनटू सी। चलें जी, कल कोई खास समझ नहीं आ रही थी टेक्स्ट राइट्स का चैप्टर क्या है, अभी थोड़ा सा सरप्राइज समझ आया है कि ये किस तरह कैलकुलेट होता है। आ जाए जी सेक्शन 63 में। जिसको ये पता हो कि मैंने रिटायर हो जाना है और मुझे रिटायर होने पर पेंशन नहीं मिलनी, या जिसको ये पता हो कि मैंने कारोबार अपना कर रहा हूं तो मैंने अपना कारोबार खत्म कर देना है, 50-60 साल की उम्र के बाद मैंने कमाना बंद कर देना है, मैं उस वक्त अगर बीमार हो गया तो घर बैठ जाऊंगा, कारोबारी हजरात। तो इसको टेंशन होगी बिजनेसमैन को कि मुझे तो पेंशन नहीं मिलनी। इसी तरह कोई बंदा पेप्सी में नौकरी कर रहा है, उसको पता है कि मैंने पेप्सी को छोड़ के चले जाना है, तो ऐसी सूरत में उसको ये डर होगा कि पेप्सी वाले तो मुझे पेंशन नहीं देंगे, मैं तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं हूं। इस डर से बचने के लिए, इस डर से बचने के लिए क्या किया जाता है? इस डर से बचने के लिए जो है वो आप अपनी पेंशन की खुद फिक्र शुरू कर देते हैं। उसका तरीका यह है कि आप फोर्स्ड सेविंग करें, यानी हर महीने कुछ पैसे बचाएं और बचा के वो पैसे कंट्रीब्यूट करें। वो पैसे क्या करें? कंट्रीब्यूट करें, जमा करवाएं, कंट्रीब्यूट करें टू अप्रूव्ड पेंशन बास्केट। एक बास्केट हुकूमत के पास पड़ी होगी आपके नाम की, आप हुकूमत को जाके ये पैसा जमा करा दें, ये आपकी सेविंग सेव हो रही हैं, एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं, अप्रूव्ड पेंशन बास्केट। इस बास्केट में आज पैसे जमा कराए जाएंगे। निकालने की फिर कभी बात होगी कि जब आप नौकरी छोड़ देंगे तो आपको हुकूमत पैसे वापस करना शुरू कर देगी, वो अलग बात है, इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये हमारी बहस नहीं है। हमारी सिर्फ ये बहस है कि यासिर ने इस साल इस बास्केट में कितने पैसे जमा कराए हैं? 70,000। हमारा ये सवाल है, यासिर ने पता ना आपको भी देखा था 50,000 की तो उसने डोनेशन दी थी, और इस बास्केट में कितने पैसे जमा कराए थे यासिर ने? 70,000 रुपए जमा कराए थे। ये बेनिफिट सिर्फ महदूद लोगों को अवेलेबल है, जो लोग सैलरी कमा रहे हैं या इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, ये बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को अवेलेबल है। क्या सैलरी का जो बंदा सिर्फ सैलरी कमा रहा है उसे ये बेनिफिट अवेलेबल है? यस। क्या जो बंदा सिर्फ बिजनेस कर रहा है उसको ये बेनिफिट अवेलेबल है? यस। क्या जो बंदा सैलरी और बिजनेस दोनों कर रहा है उसको ये बेनिफिट अवेलेबल है? यस। फिर तो बहुत अच्छी बात है, सैलरी भी करे बिजनेस भी करे, उसको भी ये बेनिफिट अवेलेबल है। क्या जो बंदा सैलरी और कैपिटल गेन कमा रहा है उसको ये बेनिफिट अवेलेबल है? जी बिल्कुल है, क्योंकि सैलरी तो कमा रहा है ना, सैलरी तो कमा रहा है, सैलरी कमा ले या बिजनेस कमा ले। जो बंदा सैलरी और अदर सोर्स कमा रहा है उसको ये बेनिफिट अवेलेबल है? जी बिल्कुल है, सैलरी तो कमा रहा है ना।
जो बंदा बिजनेस और अदर सोर्स कमाए उसको जो बेनिफिट अवेलेबल है, जी है, बिजनेस तो कर रहे हैं ना। जो बंदा बिजनेस और प्रॉपर्टी इनकम कमाए उसको जो बेनिफिट अवेलेबल है, जी है। क्यों? इसलिए कि बिजनेस तो कर रहा है। और जो बंदा प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की इनकम कमा रहा हो उसको यह बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो बस सैलरी या बिजनेस दोनों में से कोई एक हो जाए या दोनों हो जाए तो ऐसी सूरत में इस बंदे को बेनिफिट मिल जाएगा, ये बाकी लोगों को बेनिफिट नहीं है। An eligible person earning income from salary or income from shall be allowed a tax credit for the premium paid। इसको प्रीमियम भी कहते हैं और एक और नाम इसका कंट्रीब्यूशन भी है। आपको कंट्रीब्यूशन जो आप पे करें, यासिर ने कितना कंट्रीब्यूट किया इस साल अपनी बचत से? 70,000 किया था। अच्छा जी, ये पैसे आपने पे कहां करने हैं? इन अप्रूव्ड पेंशन बास्केट। बास्केट आपके नाम की हुकूमत खरीद लेगी, उसमें आपने ये पैसे जमा कराने हैं। इन अप्रूव्ड पेंशन बास्केट। ये कानून कौन सा है? अंडर वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल। वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से आप अपनी पेंशन की फिक्र कर रहे हैं। इन और अंडर में फर्क बताएं। ये पैसे जमा कहां कराने हैं? अप्रूव्ड पेंशन फंड। अंडर किस लॉ के तहत? वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स। इनका मतलब है पैसे जमा कहां कराने हैं, और अंडर का मतलब है किस कानून के तहत जमा करवाने। एलिजिबल पर्सन कौन होता है? एलिजिबल पर्सन ऊपर लिखा हुआ था ना, एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन मींस एन इंडिविजुअल, ये एक अकेला होता है इंडिविजुअल, एओपी कंपनी नहीं हो सकती। हु होल्ड्स अ वैलिड नेशनल टैक्स नंबर, जिसके पास पाकिस्तान का नेशनल टैक्स नंबर है, और कंप्यूटराइज्ड एनआईसी या कंप्यूटराइज्ड एनआईसी इसके पास होना चाहिए, और एनआईसी फॉर ओवरसीज पाकिस्तान, बाहर जो मुल्क आते जाते रहते हैं, बाहर के मुल्क, ओवरसीज पाकिस्तानी वाला एनआईसी हो, इशूड बाय नादराबाजी। नादराबाजी वाला दफ्तर आपको हर जगह मिल जाता है, तो नादरा के दफ्तर से जो इशू हुआ है वो आपके पास एनआईसी होना चाहिए, देन यू विल बी कॉल्ड एज एलिजिबल पर्सन। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, व्हाट इज अप्रूव्ड पेंशन फंड? इसकी डेफिनेशन में आपको कोई काम की चीज नहीं मिलेगी। अप्रूव्ड पेंशन फंड मींस अ पेंशन फंड। चलो गल मुक गई। अप्रूव्ड पेंशन फंड मींस अ अप्रूव्ड बाय एससीसीपी। एससीसीपी होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ। आगे वही अंडर, अंडर के आगे उसने वही बात लिखी हुई है। कानून का नाम क्या है? अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। जी भाईजान, इसका भी ये है, इसका भी बी है, इसका भी सी है। इसका सी क्या जरा बताएं मुझे। सी इज लोअर ऑफ द प्रीमियम पेड बाय द पर्सन इन द और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द रेलिवेंट टैक्स। ये नीचे वाली बात अभी मैं पढ़ाता हूं। इस लाइन का मतलब बताएं। अच्छा, ये जो रूल्स बने हैं ये किस साल बने हैं? 2000। क्या इससे पहले भी कोई रूल्स होंगे? हो सकता है इससे पहले भी कोई रूल्स हों। अगर इससे पहले भी कोई रूल्स थे तो क्या उन रूल्स के तहत भी लोगों ने पैसे जमा करवाए होंगे? जी बिल्कुल। अब जब ये नई स्कीम आई तो हो सकता है नई स्कीम में कुछ अच्छी बातें लोगों को मिली हों, तो लोगों ने पुरानी स्कीमों से पैसे निकलवा के नई स्कीम में पैसे जमा करवा दिए हों, तो फिर भाईजान ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे यासिर के सवाल के अंदर इस तरह लिखा होता कि यासिर ने ये 70,000 पे जो जमा करवाए हैं, ये यासिर ने जमा करवाए हैं, लिखा होता ही कंट्रीब्यूटेड 70,000 इन अप्रूव्ड पेंशन फंड विच इज विड्रॉन फ्रॉम एन ओल्ड पेंशन फंड एंड डिपॉजिटेड इन दिस न्यू पेंशन फंड विच इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इन 2005। अगर ऐसी को लाइन लिखी होती तो फिर हम इसको टैक्स माफ ना करते, फिर हम इसका टैक्स रेट कैलकुलेट ना करते। क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है या कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ? अच्छा, ओल्ड स्कीम्स 1990s में थी कोई, ये 2005 की नहीं है, ये 1990s की ना ओल्ड स्कीम्स थी। तो आपने पुरानी स्कीमों से पुराने पैसे निकलवा के स्कीम में जमा करवाने हैं या घर से पैसा लाना है? समझ आ गई? अब पुराने कई दफा लोग होते हैं एक बैंक से निकलवा के पैसे दूसरे बैंक में जमा करवा दें, ये तो आपने अक्सर सुना होगा, फलां जगह बैंक अकाउंट खत्म करवा दिया, दूसरे शहर में बैंक अकाउंट खुलवा लिया। तो इसी तरह की को बात करना चाह रहे हैं कि किसी कोई बंदा था उसने पुरानी स्कीम से पैसा निकलवाया और किसमें जमा करवा दिया, इसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। द ट्रांसफर, पहले अंडरलाइन वाला पढ़ें, द ट्रांसफर ऑफ देयर ओल्ड बैलेंस टू द न्यू, ओल्ड बैलेंस को नए पेंशन अकाउंट में जमा करवा दिया, शेल, इस पे आपको टैक्स माफ नहीं होगा अगर आप ओल्ड स्कीम से पैसा लाके न्यू स्कीम में जमा करवा दें। ये लोग कौन थे? मेंबर्स ऑफ, ये ओल्ड स्कीम्स के मेंबर थे। ये बात बड़ी आसान सी होती है, पता नहीं क्यों बच्चे क्लास के बाद आके इसको दोबारा पूछते हैं, इसलिए इसकी उर्दू लिख लें। 2005 से पुरानी स्कीमें जो हैं उनके पैसे
अगर आप इस 2005 वाली स्कीम में जमा कराएं, 2005 से पुरानी स्कीमों वाले पैसे अगर आप 2005 वाली स्कीम में जमा करवाएं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितने लोग सोने के लिए लेटते हैं और आधा आधा घंटा 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 2-2 घंटा जो है वो लेटे ही रहते हैं, नींद नहीं आती। किताब पकड़ लिया करें, किताब पकड़ के भी नींद आती। तो 2 घंटे अगर आप पढ़ो तो लुट मच जाए, जबरदस्त हो जाए। तो मोबाइल पे टॉर्च ऑन कर लिया करो, या छोड़ दो उसको, ऐसे रूममेट को छोड़ दो जो लाइट नहीं ऑन करने देता। आप क्या करें, सीए भी तो करना है, कुछ ना कुछ तो कुर्बानी आप करनी पड़ेगी आपको। या तो रूममेट की जुदाई बर्दाश्त कर लो, वालिदैन को तो छोड़ के आए हो, वो सीए कर रहे हैं, वो जिस तरह का कर रहे हैं, फिर वो कल लगे आप, लेकिन जरूरी नहीं वो होते वो सुबह उठ जाते हो। अच्छा जी, जी 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 जी, फिर भी नहीं, वो स्कीम से, वो स्कीम से पैसा घर ले जाए फिर ले आए, फिर ठीक है। अच्छा जी भाई, एक बेनिफिट था, चलें बातें होगी, एक बेनिफिट था, अब नहीं रहा, अब नहीं रहा। अब ये बेनिफिट, एक बेनिफिट था 30 जून 19 तक था। कब तक था? 30 जून 19 तक था, अब नहीं रहा। वो बेनिफिट ये था कि अभी 20% पड़े ना, सीज लोअर ऑफ, हमने इसमें 20% लोअर ऑफ पड़े ना, 20। वो बेनिफिट क्या था कि अगर आपकी उम्र 41 साल है तो आप 20% की जगह 22% यूज कर लें। अगर आपकी उम्र 42 साल है तो आप 22% की जगह 24%। अगर आपकी उम्र 43 ईयर्स है तो आप 24% की जगह 26%, यानी हर एक साल के बदले 2% ऐड होगा। और अगर आपकी उम्र 44 साल है और आप मरने के और करीब हो गए हैं तो आप 28%, एक साल को और गिरा लग जाती है, मरने के लोग करीब हो जाते हैं, 30%, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये बेनिफिट अवेलेबल था कब तक था? 30 जून 2019 तक था, लेकिन उसमें फिर सी ऐसे निकलता था, सी इज लोअर ऑफ। जो आपने प्रीमियम जमा कराया या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ। लेकिन ये जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। कभी ऐसे लफ्ज सुने हुए, फिक्स, वेरिएबल? किस पढ़ाई में सुने हुए? कॉस्ट में वेरिएबल, ये वेरिएबल था, वेरी करता था, डिपेंड करता था एज के ऊपर। वेरिएबल के लिए फैक्टर क्या था? उम्र, 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 एज, एज। लेकिन एक और भी था इसमें फिर एक तीसरी लाइन भी होती थी। जब इनकी एज 40 साल से बढ़ जाती थी तो ये दो चीजें तो होती थी, एक तीसरी चीज भी बीच में आ जाती थी, वो थी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑफ हमारा ईयर नहीं, ऑफ। ये बेनिफिट था, अब नहीं रहा। लेकिन ये जो पीले में 30% है ना, ये फिक्स है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। लेकिन आप लकीली सी को कंपेयर करना है कितनी चीजों को देख के? तीन को देख के। नंबर 1, अगर एक बंदा कहते हैं मेरी उम्र 42 साल है, तो जरा इसके लिए बता दें फॉर्मूला क्या बनेगा। एक बंदा कहता है मेरी उम्र 42 साल है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रीमियम जो उसने आपने जमा कराया वो तो होगा ही होगा। नंबर 2, 20% नहीं होगा, ये तो वेरिएबल फैक्टर है, ये डिपेंड करेगा किस पे? एज पे। इसकी उम्र क्या है? 42, छुप गया जी। 42 वाले के लिए क्या है? 24, यहां नजर आ रहा होगा कहीं। 42 वाले के लिए क्या है? 24%। तो सी इज लोअर ऑफ प्रीमियम या 24% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ। लेकिन एक और कैप प्लेस होती थी यहां पे, यानी एक और लिमिट इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थी 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। ये क्या थी? फिक्स। इसको 30% को एज पे डिपेंडेंट नहीं रखना। लेकिन आजकल ये है, आजकल
ये है जो अभी यशर वाले सवाल में किया है, आफ्टर 30 जून 19, यानी 2020 का न्यूमेरिकल आ जाए पेपर में, 21 का आ जाए, 22 का आ जाए, 23 का आ जाए, तो सी इज लोअर ऑफ एक्चुअल प्रीमियम और 20% ऑफ, ये जो आजकल तो ये चल रहा है, ठीक है। ये अब 2013 तो इधर लिखा हुआ है, आप कहेंगे 2013 की बात है, लेकिन ये तो यासिर की एज नहीं दी हुई थी ना। तो हमने आजकल के लिए क्या रूल लगाया, सी इज लोअर ऑफ एक्चुअल, और तो आजकल और आपको पेपर में आने का चांस 99.9999% यही वाला रूल है, एक्चुअल प्रीमियम और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। लेकिन ये भी एक रूल था, इसका भी न्यूमेरिकल करते हैं हम, ये नोट कर लें, करते हैं इसका न्यूमेरिकल। हाँ जी, ये नोट करें, था, ड्राइंग जरा साथ वाले के कान में था कह के, था नहीं, था, था नहीं, था, है नहीं, अब ठीक, जल्दी नोट करें, पॉज किया हुआ था। अच्छा चलें जी, कोई ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें एज दी हो, उम्र दी हो। लेकिन आजकल बुजुर्ग होने का कोई फायदा नहीं है, ये बुजुर्ग होने का फायदा था, 319 तक जो बुजुर्ग हो गया उसको ये फायदा था, आजकल बुजुर्गी का कोई फायदा, सेक्शन 63 की रोशनी में मैं कह रहा हूं जी। हाँ स्टॉप हो गया, बस खत्म। एग्जाम्पल 5, what are you doing? पेज नंबर 74, आप देख रहे हैं मिटाते कैसे हैं, ये सवाल पढ़े हैं, सच्ची सच्ची बताएं, देख रहे हैं मिटाते कैसे हैं। अच्छा एक बेनिफिट था, ये भी मैं कर देता हूं, दूसरा भी मैं आपको नोट करवाता हूं। आजकल क्या है ये नोट कर लें, ये तो वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, तो बस सिंपल है, आजकल ये है, ओके। आजकल आपको पता है उम्र नहीं पूछी जाती, ऐसी पेड़ मार, 19वीं सदी का बैठा हुआ इस क्लास में बच्चा, सारे 2000 के बाद आए हैं, 1999। चलें जी, मिस्टर अंजा हैज डिस्क्लोज्ड द टैक्सेबल इनकम ऑफ 18 लाख फॉर टैक्स ईयर 2017। था वाला रूल लगेगा या आजकल वाला, था वाला रूल लगेगा, तो ये पुराना पाकिस्तान है, पुराना रूल लगेगा। टैक्सेबल इनकम क्या आ गई जी इसकी, 18 लाख, आगे ना पढ़ें, चलें जी, इसका टैक्स निकालें चैप्टर 4 में जाके, सैलरी कम तो टेबल 1 जी, टैक्स निकालें चैप्टर 4 में, क्या जवाब आ रहा है, हाँ जी, क्या जमा क्या, क्या जमा क्या, 60,000, 17 पॉइंट इंटू जी, क्या जवाब आ गया, 165, इसमें से माइनस क्या करना है, चैप्टर 4 से हुआ है, अब माइनस करेंगे टैक्स क्रेडिट अंडर, इन द फॉर्मूला इज वेयर ए इज द 165,000, बी इज 18 लाख एंड सी इज लोअर ऑफ, सी इज लोअर ऑफ में फटा है, इसलिए मैं यहां पे जरा क्लोज कर रहा हूं सवाल को और अब मैं वर्किंग करने लगा हूं, सी इज, हाँ ए ओवर बी इंटू सी की भी वर्किंग नीचे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं सी इज लोअर ऑफ की वर्किंग कर रहा हूं बस, सी इज लोअर ऑफ व्हाट व्हाट एंड व्हाट, वो अभी आप लोग खुद ट्राई करें,
चलें जी, यहां तक नोट कर लो। ओके, सी इज लोअर ऑफ प्रीमियम, बोलें प्रीमियम। He also informed Julian he joined the pension fund at the age of 43 years in 2017 by paying 490,000 as a contribution. 490,000 या एज दी हुई है इसकी 43। तो अब वेरिएबल फैक्टर ग्रीन वाला लगाना है। हाँ बिल्कुल, येलो वाला फैक्टर तो फिक्स है, वेरिएबल फैक्टर ग्रीन वाला। 20 को 20 पे रखूं या 20 को मैं 26 पे ले जाऊं? 20 को ले जाएं 26 पे, ग्रीन लाइन ही यूज करते हैं। ग्रीन वाला फैक्टर वेरिएबल है, इसलिए ग्रीन वाला फैक्टर उधर से नहीं देखा करना, ग्रीन वाला फैक्टर इधर से देखा करना है। तो इसलिए 20 को किस पे ले जाऊं? 26 पे। 26% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ सी वाई लिख दूं, करंट ईयर, सी वाई करंट ईयर लगाएं जी। 26% ऑफ टैक्सेबल इनकम करंट ईयर, ये 18 लाख है। 468,000। और एक चीज फिक्स है येलो में, दैट इज 30% टैक्सेबल इनकम ऑफ, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द एज, ये एज पे डिपेंड नहीं करेगी। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ पी वाई लिख रहा हूं, हालांकि ये कोई एब्रीविएशन नहीं है। पी वाई प्रीवियस ईयर जी, प्रीवियस ईयर की टैक्सेबल इनकम जरा बताएं कितनी है? 9 लाख रुपया। तो 30% ऑफ 9 लाख 2,70,000। इन तीनों में से लोअर क्या है? 2,70,000। और जवाब 7500 तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा, टैक्स से भी ज्यादा। 14 2019 से पुराना न्यूमेरिकल आ जाए और एज दी हो तो ऐसे करना है। पढ़े इंग्लिश। However, if he joins the pension fund at the age of 41 years or अगर ये 41 साल या उससे ऊपर की उम्र में पेंशन फंड को ज्वाइन करे, he shall be allowed additional contribution of 2% per annum for the each year of age exceeding, हर जो 40 साल से ऊपर हर एक साल बढ़ा है उसके बदले कितने परसेंट ऐड होगा? 2%। लेकिन यह ऑफर महदूद मुद्दत के लिए थी अब खत्म हो गई है, आपको 319 थी, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट भी है। However, the total contribution shall not be greater than 30% of लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। तो बात की लॉजिक ये है कि तीनों में से आपने कौन सा देखना है? लोअर देखना है। तो इस अंग्रेजी को जरा दोबारा पढ़ लें। However, if he joins the pension fund at the age of 41 years or above, he shall be allowed an additional contribution of 2% per annum for each year of age exceeding 40 years। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? 30% of taxable income of
अब लोअर ऑफ करके उसने नहीं लिखा, थोड़ी सी अंग्रेजी जरा अंग्रेजों वाली उसने यूज की है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि तीनों में से क्या करेंगे, लोअर ऑफ को देखेंगे। ओके, एक बात आपसे ऑलरेडी डिस्कस हुई भी थी, वो अब आपने मुझे बतानी है। इन दोनों लाइनों में फर्क, अच्छा, जिंदगी के किसी मोड़ पर ये 12 लाख हो और बच्चे माशाल्लाह वावा हो, मोर देन सफिशिएंट, बच्चे वावा हो, तो ये 12 लाख ये हो, ये 13 लाख आ जाए। ये वैसे तो ये 13 लाख आ नहीं सकता क्योंकि 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम लगाना है, लोअर ऑफ के चक्कर में ये इतनी ज्यादा फिगर आ नहीं सकती, किसी भी तरह आ जाए, लॉ मेकर कहता है कभी आ जाए। अगर ये 12 लाख और ये फिगर, तो क्या आपने -1 लाख लिखना है? नो। क्या ये जो -1 लाख है अगले साल 14 में जाके माइनस करना है? क्या पिछले साल 12 में जाके माइनस करना है? नहीं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अगर कभी ये 59,000 है, यहां 61,000 आ जाए इन दोनों का टोटल, इन दोनों का 61, ये 50 बूते ऊपर, ये 59 है, यहां 60, ये जो -2,000 है, क्या ये हुकूमत से आपने रिफंड मांगना है? क्या अगले साल माइनस होना है? नो। क्या पिछले साल माइनस होना है? नहीं। ज़कात के बारे में भी यही पढ़ा था। टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट, इस पे ऐसे आगे देखते हैं, टैक्स क्रेडिट allowed from section 61 to 60 shall not be refunded। ये रिफंड हमारे केस में तो होना ही नहीं था क्योंकि नेगेटिव वाली फिगर इतनी ज्यादा थी नहीं। shall not be carried forward to and shall not be carried back to preceding tax year। पिछले साल भी कैरी बैक नहीं हो सकता। तो ये फिगर अगर 59,000 से बढ़ जाए तो ना ये नेगेटिव लिखेंगे, यहां 0 लिखेंगे आप, ना रिफंड मांगेंगे हुकूमत से, ना अगले साल माइनस करेंगे, ना पिछले साल लाके इसको माइनस करेंगे, डेड कर देंगे इसको, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अगला सेक्शन पढ़ें तो वो टैक्स क्रेडिट के बारे में नहीं है, वो डिडक्टेबल। लेकिन अगर आप अगला सेक्शन पढ़े तो इसके अंदर आप ये भी नोट करेंगे कि इसके अंदर कंजूसी पाई जा रही है, फ्लाई चूस पाई जा रही है। अगले में कंजूसी पाई जा रही है, अंग्रेजी देखें जरा इसकी जी, कितने लोगों को कंजूसी मिल गई इस लाइन के अंदर? एन अलाउंस विच इज नॉट एबल टू बी, अलाउंस कौन सा? एजुकेशन वाला, एजुकेशन वाला डिडक्टेबल अलाउंस जिसे हमने कहा। एन अलाउंस विच इज नॉट एबल टू बी डिडक्टेड, हमारा तो सारा डिडक्ट हो गया था, हमारा तो अलाउंस भी चल मारा इनकम के सामने बहुत ज्यादा ही होगी तो। लेकिन अगर अलाउंस बाबा होता, ये पहलवान होता और ये कांगड़ी पहलवान होता, तो फिर ऐसी सूरत में तो ये ज्यादा हो जाता ना। लेकिन हमारे सवाल में तो अल्लाह का शुक्र ऐसा मसला आया ही नहीं। एन अलाउंस विच इज नॉट एबल टू बी डिडक्टेड शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर। जो अलाउंस इस साल माइनस, वो अगले साल माइनस, इसका मतलब ये नहीं कि पिछले साल हो सकता है, पिछले साल भी माइनस नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा था लॉ मेकर ने थोड़ी कंजूसी की है लिखने के अंदर, उसे ये कैरी बैक वाली बात भी यहाँ लिखनी चाहिए थी, लेकिन उसने कंजूसी की है। रिफंड तो वैसे ही नहीं होता, रिफंड टैक्स होता है, इनकम रिफंड नहीं होती, तो रिफंड भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो बात दोनों जगह एक ही है, लेकिन दूसरी जगह जरा इसने मुरव्वत से काम लिया अंग्रेजी लिखते हुए। तो चाहे अलाउंस है जो टोटल इनकम में से माइनस होती हैं चीजें, ज़कात के बारे में भी हमने यही रूल पढ़ा था मेरे ख्याल से ज़कात में, इसके बारे में भी यही रूल है, इसके बारे में भी यही रूल है, इन दोनों के बारे में भी कि अगर कभी चलते चलते किसमें आ जाए तो ना ये कैरी ना ये कैरी बैक होंगे। अच्छा, जो सेक्शन है, ये सेक्शन अमीरों को बच्चे पढ़ाने की तरगीब दे रहा है या गरीबों को? बुक की नहीं तो तुझे क्या पता चलेगा, तू क्यों ड्राइवर से कहा है कुछ? ये सेक्शन अमीरों को बच्चे पढ़ाने की तरगीब दे रहा है या गरीबों को? अमीरों को कहां से? एवरी इंडिविजुअल, शादीशुदा, एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू अ फॉर अ ट्यूशन फीस पेड। ट्यूशन फीस का मतलब ये नहीं कि जो शाम को अकेडमी में भेज रहे होते हैं, वो दिन वाली भी ट्यूशन फीस ही है ये यहाँ पे। एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर tuition fees paid if the taxable income of अम्मी या अब्बू is less than 15। लेकिन अगर अम्मी या अब्बू ही 3 मिलियन 4 मिलियन 6 मिलियन कमा रहे हैं तो फिर उनको बेनिफिट ना दें, वो तो अम्मी अब्बू का लेवल है, तो फिर उनको बच्चे पढ़ाने पे कोई बेनिफिट ना दें। तो गरीबों को इनकरेज किया जा रहा है कि अगर तुम 10 लाख 12 लाख 13 लाख कमा रहे हो ना, उसमें से कोई 5,000 20,000 25,000 बच्चों की तालीम पे भी लगा दिया करो। अगर तुम लगाओगे तो हम तुम्हें क्या देंगे?
डिडक्टेबल अलाउंस देंगे, टैक्स क्रेडिट नहीं है ये, तो खुदा का खौफ क्या करें। अच्छा बता दें, गरीबों को बेनिफिट मिल रहा है अमीरों को? कोई 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 कहता है मैं महीने में 2 लाख कमाता हूं तो साल में 24 लाख। अब कर शादियां जितने मर्जी बच्चे हों तेरे, तुझे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, तुझे को बेनिफिट नहीं, तू कमाता ही कितने 24 लाख, इसलिए उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? अच्छा अब एक मसला है, मामा पापा वाले तो इधर नहीं बैठे हुए, बैठे हुए कोई लिखते तो मामा पापा वाले भी हैं। तो अच्छा, तो अब्बू रम्मी वाले हैं मैक्सिमम, तो डैड का कद छोटा है, मैं क्या करूं, सॉरी, वो ज्यादा चीजें ना ऑब्जर्व किया करें। तो अब भाईजान ये जो अम्मी है ये कमा रही हैं 13 लाख और अब्बू कितना कमा रहे हैं। अब ये बेनिफिट किसको दें, बताएं जी, ये बेनिफिट किसको दें? डिसाइड। नहीं, ये बच्चे 8वीं हो गए, वो जरा कॉपी किए हैं अभी पेस्ट करने हैं। भाईजान जल्दी बताएं, बेनिफिट किसको दें? अब्बू को दें, अम्मी को दें? अब्बू को दें बेनिफिट, अम्मी को दें? दो कर दें, दो कर दें। ये बड़े वालों की तालीम पे ज्यादा खर्चा आ रहा है, ये अब्बू को शिफ्ट कर दें। और ये भी क्या करें भाईजान, क्या करें? बबलू का क्या करें पहले ये बताएं, बबलू का क्या करें पहले? चलें बालू से शुरू करें, बालू को ले जाए अम्मी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों को पकड़ें और लॉ मेकर से पूछें, चारों को पकड़ें और किससे पूछें? लॉ मेकर से पूछें। अब लॉ मेकर को कोई ऐसा हल देना चाहिए जिससे लड़ाई बढ़े या लड़ाई खत्म हो? लड़ाई खत्म हो। कि अब्बू भी कह रहे हैं मैंने अपनी इनकम में से इनकी ट्यूशन फीस माइनस करनी है, अम्मी कह रही है नहीं मैंने पराठा बना के दिया, मैं अपनी इनकम में से इसको माइनस करूंगी। अब जरा जाके पॉइंट 4 में हल बताएं, देखें लॉ मेकर ने क्या खूबसूरत हल दिया। भाईजान आग लगा दिया, भाईजान इसने जो है वो तेल छिड़क कर आग लगा दी है, इसने क्या दोनों में से जो मर्जी माइनस कर लो, हमारी लड़ाई उधर ही है। पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, इधर इधर जो भी पढ़ते हैं, मैं तो इधर पढ़ता हूं, तो वो इधर दोनों में से जो मर्जी माइनस कर ले, दोनों की पहले ही लड़ाई पड़ी हुई है, ठीक है। और कोई जो मसला हल कराने के लिए आया वो क्या कह रहे हैं, जो मर्जी माइनस कर ले, वो तो पहले ही लड़ रहे हैं, पता नहीं किसने माइनस करना है। तो लॉ मेकर कहता है जिसकी मर्जी है, किधर आप लेके जाएं, लड़ाई को हल कर दें, हमारी मर्जी है। अब्बू की इनकम में से माइनस कर दें, अम्मी की इनकम में से, कहां से कर दें? अब्बू वाले हाथ खड़ा करें, अम्मी वाले हाथ खड़ा करें, अब्बू वाले ज्यादा हो गए हैं, ठीक है इधर ही रुकें। तो ठीक है, अब्बू की इनकम में से कर देते हैं माइनस। अलाउंस शेल बी अलाउड, नहीं दो नहीं करने, या सारे अब्बू को या सारे अम्मी को। अलाउंस शेल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द, दोनों में से किसी एक की इनकम में से माइनस कर दें। अम्मी हाउसवाइफ है फिर तो मसला ही नहीं। एन अलाउंस शेल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑन फर्निशिंग नेशनल टैक्स नंबर और नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मुझे बताएं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी एनटीएन होता होगा? हाँ, बीकन हाउस करोड़ों रुपया हुकूमत को टैक्स जमा कराते हैं, लकास स्कूल वाले पता नहीं कितने रुपए हुकूमत को टैक्स जमा कराते हैं, तो इनका एनटीएन क्यों नहीं है? इनके भी एनटीएन है। या तो आप नेशनल टैक्स नंबर स्कूल का बता दें एफबीआर वालों को, या क्या बता दें, स्कूल का नाम बता दें। तो ऐसी सूरत में अब्बू या अम्मी दोनों में से कोई भी इस अमाउंट को क्या कर सकता है, माइनस। अब कौन सा पॉइंट हमारा रह गया? 5 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।